सर इसको बार बार मैं बोले जा रहा हूँ साइलेंट एपिडेमिक है। तो सर प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्यों मिस हो रहा है इतना? हार्ट डिजीज़ तो साइलेंट एपिडेमिक नहीं है सर, कोलेस्ट्रॉल साइलेंट एपिडेमिक नहीं है, तो ये क्यों हमसे सबसे डॉक्टर से पेशेंट से सबसे मिस हो रहा है? You have more people in the old age with weak bones. Then ये जो fractures होते हैं बिना चोट लगे वाले फ्रैक्चर, ये बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं। अगर आप वर्ल्ड डेटा भी लो तो 50 साल की एज पे लेडीज में और ज्यादा होता है। 1 in 3 has a lifetime risk of fracture. बिल्कुल सर, और मेन में भी 1 in 5 1 in 5 है। ऑस्टियोपोरोसिस इज अ मेजर प्रॉब्लम फॉर इंडिया, जो कि बढ़ती जा रही है। उसके प्रिवेंशन ऑफ फ्रैक्चर एक नेशनल प्रायोरिटी होना बहुत ज़रूरी है। Absolutely. क्योंकि फ्रैक्चर्स के आउटकम बहुत अच्छे नहीं होते, तो इसलिए प्रिवेंशन ऑफ फर्स्ट फ्रैक्चर, सेकंड फ्रैक्चर, मेंटेनेंस ऑफ बोन हेल्थ, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स और एंडोक्राइन फिजिशियंस की बात होना बहुत ज़रूरी है इसमें। बोन को स्टिमुलेट करने के लिए टू इंक्रीज इट्स डेंसिटी और इनफैक्ट मेंटेन भी कर ले अगर बोन डेंसिटी, तो उसके लिए वेट या लोडिंग ऑफ द बोन इज इम्पॉर्टेंट। एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो निकल रही है इसमें, जो रिसर्च एरिया में है लेकिन इंडिया जैसे देश के लिए जल्दी ही वो पिकअप करेगा, इज AI बेस्ड इंटरप्रिटेशन। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड और चेस्ट एक्सरे और रेगुलर स्पाइन एक्सरे टू प्रिडिक्ट ऑस्टियोपोरोसिस। मे बी दैट इज द फ्यूचर। The most commonly asked question to me as well, foods which cause osteoporosis. Foods which aggravate osteoporosis Right. definitely are. Hello everyone, welcome to Delhi Docs, जहाँ white coat सिर्फ कहानी की शुरुआत है। After multiple requests from you guys, I have finally managed to bring Dr. Amrish Mittal for this podcast in this beautiful place, Sundar Nursery, on a beautiful Sunday morning. Sir is a group chairman of endocrinology at Max Healthcare Hospitals, and we'll be discussing a very important topic, a topic which is close to my heart and, as Sir says, to his heart also. It's called osteoporosis. So let's welcome Dr. Amrish Mittal. Thank you, sir. Thank you, Naman, for having me here. I think osteoporosis is a very good example of why an endocrinologist and orthopedic surgeon should be together. Absolutely, Because sir. our patients require both of us. उनको हड्डी वाले डॉक्टर की ज़रूरत भी है और मेटाबॉलिक एंडोक्राइन स्पेशलिस्ट की ज़रूरत भी है। Agreed, sir. बहुत अच्छा आइडिया है आपका ही करना। सर आपको क्या लगता है, osteoporosis is actually a silent epidemic या we are overstating the problem? आई थिंक ऑस्टियोपोरोसिस में दो इम्पॉर्टेंट बातें। पहली बात तो ऑस्टियोपोरोसिस इटसेल्फ, माने हड्डियाँ कमज़ोर होना जो बिना चोट के ही टूट जाती हैं। Exactly. फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर्स। Right. सो एक तो देखिए एक्सीडेंट हुआ तो हड्डी टूट सकती है, एक ये वैसे चल रहे हैं और गिर के हड्डी टूट। Low velocity trauma जो है। ट्रॉमा। Basic. सो ऑस्टियोपोरोसिस में जब तक हड्डी नहीं टूटती तब तक कोई साइन नहीं होता। राइट, ये इम्पोर्टेंट ना। क्यों ये इम्पॉर्टेंट है ओवरऑल हमारे लिए? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी अब बढ़ गई है। जब हम आज़ाद हुए थे 1947 में, तब 31 ईयर्स थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अभी 70 क्रॉस कर चुके हैं हम। बिल्कुल। तो द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल इन द ओल्डर एज ग्रुप इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। राइट, तो पीपल ओवर 50 नाउ इज अबाउट 20%, 21%। Right. And every year it's increasing. People are living longer. Better quality medical care means people are living longer. So you have more people in the old age group. More people in the old age group with weak bones. Then ये जो fractures होते हैं बिना चोट लगे वाले fracture, ये बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं। अगर आप वर्ल्ड डेटा भी लो तो 50 साल की एज पे अगर लेडीज को, लेडीज में और ज़्यादा होता है। 1 in 3 has a risk of lifetime risk of fracture. बिल्कुल सर, और मेन में भी 1 in 5 है। 1 in 5 है। राइट, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रैपिडली इंक्रीजिंग प्रॉब्लम है। बिल्कुल। इसकी वजह हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। Right. बट एक्चुअली सर वही जो आपने बोला, एज के साथ ना एक जो नॉर्मल डिक्लाइन है एवरी ईयर फीमेल्स में, पोस्ट मीनोपॉजल बहुत ही रैपिड हो जाता है। सो उनका आई बिलीव 65 इज़ द एज ग्रुप जिसके बाद मल्टीपल फ्रैक्चर स्टार्ट हैपनिंग ऑन देयर ओन, एंड मेल्स में इट इज़ 70 और 70 प्लस, क्योंकि उनका मीनोपॉज वाला फेज नहीं है, बट इट इज़ स्टिल सिनाइल ऑस्टियोपोरोसिस एज रिलेटेड। सो बट सर इसको प्रिवेंशन पे हम आएंगे। पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, विच इज़ द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन टू मी एज वेल, foods which cause osteoporosis. Foods which
aggravate osteoporosis. Right. Definitely are foods that are very sort of acidic, like colas, for example. Sodas जिसको बोलते Exactly, हैं. हाँ. All the colas are bad for our bones. You know. Right. Alcohol obviously is not Is so good bad. for our हाँ, bones, bad हाँ, for our हाँ. bones. Smoking, not a food, but But it's a smoking is habit. a very, very, Very bad habit. very bad habit for bones. Absolutely. Then all the unhealthy food that you have, Hmm. the so-called inflammatory food, which has lot of chini, refined sugar, हाँ. a lot of मिठाई. high fat, especially trans fats, saturated fats, ये सब जो जनरल मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए खराब होते हैं, वो हड्डियों के लिए भी खराब होते हैं. बिल्कुल सर, मेरे को तो ये रट गया है. पेशेंट इतना पूछता है, मैं तो बोलता हूँ कोला, मिठाई, जूस और अल्कोहल ये बंद कर दो. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं, हाँ. क्योंकि ये यही चीज़ें हैं बिल्कुल. जो हमारी हड्डियों से कैल्शियम को निकालती हैं. जैसे आपने बताया हार्मोन्स एक फैक्टर होता है लेडीज हाँ, में. हाँ, हाँ. एस्ट्रोजन जैसे एक हार्मोन है जो हड्डियों के अंदर कैल्शियम को रखता है. जैसे ही एस्ट्रोजन कम होता है हड्डियों से कैल्शियम निकलने लग जाता है. तो बिल्कुल ये सब जो जितने फूड आइटम्स हैं ये भी बोन लॉस को हमारे बढ़ाते हैं. सर. मैं एक एक करके ना एक फूड आइटम्स और आपसे पूछता हूँ. यू जस्ट रेट देम कि ये ठीक है और ये खराब है, या फिर डजेंट मैटर. सो मिल्क. वेरी गुड. हम लोग ये बोलते हैं दैट आप दूध पीजिए और धूप में खेलिए. इसमें सब चीज़ कवर हो जाती है बोन हेल्थ के लिए. बच्चों के लिए कनाडा में एक मूवमेंट होता था, उनके उसमें भी लिखा होता था पेंसिल्स पे, ड्रिंक मिल्क एंड प्ले इन द सन. वाओ. ओके, सो मिल्क इज द की टू दिस. नाउ कई लोग बोलते हैं जो दूध तो हम पी नहीं पाते और हमें ब्लोटिंग होती है, तो दही लीजिए. बिल्कुल. तो डेयरी मिल्क प्रोडक्ट्स. एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, डेयरी Right. प्रोडक्ट्स आर वेरी वेरी. व्हाट अबाउट चीज सर? चीज इज ऑल्सो गुड फॉर द बोन. हाँ. मे बी कार्डियोलॉजिस्ट विल नॉट बी हैप्पी. So, But more and more orthopedician data, would be. yeah. I mean, I don't think किसी भी चीज़ को ओवरडू करने से तो प्रॉब्लम हो सकता है. Otherwise, Right. चीज़ मना नहीं है unless आपको किसी कारण से आपके डॉक्टर ने मना किया हो. हड्डियों के लिए चीज़ एक अच्छी चीज़, राइट. चीज़ एक अच्छी चीज़ है. सर सीरियल्स में कौन सा सीरियल्स हड्डियों के लिए अच्छा है? सीरियल्स में क्या होता है प्रॉब्लम, दैट कैल्शियम होता है, लेकिन वो कैल्शियम सीरियल से एब्जॉर्ब नहीं होता बहुत अच्छा, क्योंकि कुछ इंटरफियरिंग चीज़ें होती हैं जो पेट में ही कैल्शियम को रोक लेती हैं. लाइक फॉर द स्पिनच आल्सो. सो फाइटेट्स एंड Phytates. ऑक्सलेट्स होते हैं ना. Exactly. फाइटेट सीरियल में होते हैं, ऑक्सलेट वो स्पिनच वगैरह में चेलेट होता है, कर लेते तो हैं वो कैल्शियम को. फिर Yes. भी हाँ. सीरियल्स में रागी इज अ गुड रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम. हम्म. एंड अदर सीरियल्स आल्सो, बट यही चैलेंज रहता है सीरियल. सर कॉफी, ब्लैक कॉफी टू बी प्रिसाइज. सो देखिए, अगर ज़्यादा कैफीन लेना कभी भी फायदेमंद नहीं होता. ब्लैक कॉफ़ी इज़ अ रिच सोर्स ऑफ कैफीन, बट अदरवाइज हैविंग से 2 cups of black coffee a day is overall very good for your metabolic health. राइट. If it's without sugar and without milk, it will cleanse your liver actually. एक्चुअली फैटी लिवर के Yes, लिए yes, ग्रेट. and so many other things. So it is actually, there have been studies which have shown कि diabetes का risk थोड़ा सा lower होता है इससे. तो black coffee is good, but again, excess of everything is bad. Right. So restrict yourself to 2 cups a day. बिल्कुल सर. एंड सर नट्स लाइक आमंड्स एंड अदर नट्स. I think they are good. Good source Yeah, of yeah, yes. yeah. Nuts are good source of good fats. Good fats, That is- antioxidants, so, right? जो फैट सब एक नहीं होते. हम्म. फैट्स जैसे है, फैट्स माने जो तेल हम स्ट्रीट साइड पे देखते हैं बार बार गर्म करके उसी में पकौड़ी बन रही है और समोसे बन रहे हैं, वो बहुत खराब फैट है. राइट. जो नट्स में फैट होता है वो अच्छा फैट होता है. इट्स गुड फैट, हेल्थी फैट इज रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी. एब्सोल्युटली. प्लस नट्स आर अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन. सो नट्स आर गुड. अगेन हैंडफुल ऑफ नट्स. अब ये एक मेरा पेशेंट था, वो सुबह से रात तक जब से बताया नट्स ही खाया उसने सारे मील्स में. फिर उसका फास्फोरस पोटेशियम पता नहीं क्या. मैंने कहा भाई ये मैंने नहीं बोला था. हैंडफुल सही ऑफ बात नट्स है. इज इम्पोर्टेंट. नट्स पे भी सब बराबर नहीं है. वही हैंडफुल हो बट मिक्स हो. मिक्स हो. बादाम इज Exactly. वेरी गुड. अखरोट, राइट. यू नो, वॉलनट्स. आजकल सर ये सीड्स भी चल रहे हैं बहुत. किया pumpkin सीड्स. seeds. दे आर गुड are सोर्स good. ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स. या सर व्हाट अबाउट एग्स? एग आई थिंक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स. कई बार हम लोग जब हड्डियों की बात करते हैं तो सिर्फ कैल्शियम की सोचते हैं. एक्चुअली हड्डियों के लिए और ख़ास तौर से इंडियंस के लिए जहाँ थोड़ा प्रोटीन इंटेक कम है, अगर एग्स आपको अलाउड है आपके फैमिली और फेथ से, तो एग्स आर अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन, यस. And calcium as and well. calcium Yes. and so many things. So actually eggs are important for, especially for growing children, if you're allowed to take them. What about sir meat? For example, chicken. So
again we are talking of sources of protein. Protein. Yes. So definitely white meats are very good sources of protein. Chicken and fish, they are excellent. अब उसको अगर मुगलाई स्टाइल से बना देंगे तो फिर उससे फैट इतना बटर चिकन होके तो फिर चिकन और उसके साथ 4 रुमाली रोटी अगर आप खा लोगे, अगर उसको अगर आप या वैसे बटर खाओगे, नान तंदूरी स्टाइल में खाओगे तो बहुत अच्छा है. Right. So chicken and fish are both very good. बिल्कुल रेड sir. मीट ऑल्सो इज नॉट बैड इन लिमिटेड अमाउंट्स, बट रेड मीट बहुत ज़्यादा लोग ले लेते हैं तो उसमें और नुकसान हो सकते हैं. अदरवाइज रेड मीट भी मना नहीं है. मेन चीज़ मीट में ये है दैट आपको ओवरऑल प्रोटीन इंटेक अपना देखना है. ओवरऑल प्रोटीन इंटेक देखना ज़रूरी है. रेड मीट में थोड़े इश्यूज और भी होते हैं, कभी यूरिक एसिड, ये वो अदर थिंग्स विच आर नॉट गुड फॉर द बोन. राइट. But one can easily get good amount of protein by regular consumption of the things that we mentioned. If you are a vegetarian, then dairy is your go-to source Absolutely. for protein and calcium. You can't then not have dairy, not have non-vegetarian, not have eggs, and then you'll have to take supplements. एग्जैक्टली सर. इस पे मैं बोलना चाहूँगा, बोन्स आर नॉट जस्ट कैल्शियम. एक्चुअल में दे आर मोर प्रोटीन देन कैल्शियम. कोलेजन से बनती हैं, और उसके लिए प्रोटीन इंटेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जो लोग नहीं ले पाते, कुछ लोग डेयरी भी नहीं ले पाते हैं, नॉन वेजिटेरियन भी नहीं ले पा रहे हैं, आई वुड से अ प्रोटीन सप्लीमेंट लाइक अ वे प्रोटीन सप्लीमेंट और अ सोय प्रोटीन सप्लीमेंट इज़ द राइट थिंग टू डू. राइट. Yes, because we are realizing more and more कि जैसे ओल्डर लोग होते हैं उनका मसल मास कम होता जाता है, बोन हेल्थ कमज़ोर होती है, जैसे बात करी हमने, तो उन सब के लिए प्रोटीन आवश्यक है. और सिर्फ प्रोटीन हमें अगर ऐसे लेना है थ्रू डाइट नहीं हो पा रहा है. हाँ. तो सिर्फ अगर हम सिर्फ दाल चावल रोटी खा के सोचते हैं प्रोटीन पूरा हो जाएगा तो नहीं हो सकता. नहीं होता. बिल्कुल सर. बहुत मुश्किल है. सो नमन, हम लोग बात कर रहे हैं तब से हार्मोन्स की, न्यूट्रिशन की, खाने पीने की. एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है जिसमें हम लोग उतना एडवाइस नहीं कर पाते, एक हैंड आउट दे देते हैं पेशेंट को. उसमें एक्सपर्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन होते हैं. तो ये बताइए कि हड्डियों के लिए जितना न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है उससे ज़्यादा ही एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है. एब्सोल्युटली सर. एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी बारे में थोड़ा हमें ज्ञान दीजिए. सर, मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ एक्सरसाइज को. एक तो है ऑस्टियोपोरोसिस प्रिवेंशन या ट्रीटमेंट. द सेकंड इज फॉल प्रिवेंशन. बेसिकली सर, ऑस्टियोपोरोसिस इज अ साइलेंट डिजीज, पर पकड़ में तब आती है जब ये साइलेंस टूटता है, यानी फ्रैक्चर होता है. और 90% ऑफ द फ्रैक्चर्स इज कॉज्ड बाय फॉल्स. तो अगर हम फॉल्स बचा रहे हैं तो वी आर सेविंग अ लॉट ऑफ ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स. सो दैट इज द सेकंड पार्ट. जो फर्स्ट पार्ट है प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, आई बिलीव वेट लोडिंग ऑफ द बोन इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. बोन को स्टिमुलेट करने के लिए टू इंक्रीज इट्स डेंसिटी, और इनफैक्ट मेंटेन भी कर ले अगर बोन डेंसिटी, तो उसके लिए वेट या लोडिंग ऑफ द बोन इज़ इम्पॉर्टेंट. उसके लिए सर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस या फिर एक्सरसाइजिंग विद वेट्स, यही 2 ऑप्शंस हैं. ये सब बोल देते हैं रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, आजकल बड़ा बज़वर्ड है. क्या है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग? सर, वर्किंग अगेंस्ट रेजिस्टेंस विच इंक्रीजेस प्रोग्रेसिवली विद टाइम. जैसे कि एक बैंड लिया, रेजिस्टेंस बैंड्स होते हैं कुछ लोग. हाँ, एग्जैक्टली सर. पोल पे बांध के और उसे. हाँ. So this is you are working out your muscles against resistance. Yes. इसमें भी important है सर, it should increase with time but can start with slow and low. दूसरी चीज़ है सर jumping या stair climbing. उसमें body weight acts as your weight and उससे load हो रहा है and then it causes also micro impact. So सर, जैसे एक exercise मैं बताता हूँ commonly patients को, which is heel raise. Heel raise किया, count to 1, 2, 3 and then have a drop. So this is like a micro impact on your hip and spine, which stimulates the bone and it also helps your calf muscles, which are the second heart of the body. ये तो मैं OPD में भी करता हूँ अपनी क्लिनिक में बीच में. I am 68 years old, so I need all this what he's advising. So this is very simple and very good. बिल्कुल The सर. other good one is getting up from the chair, isn't it? Sit to stand sir. So एक चेयर लेके या जिस चेयर पे आप बैठे हो, without support of your hand, you should stand and then sit and then stand and then again sit, and you can do it for example 10 to 12 times twice a day, and this will help not only with your bones and osteoporosis but ये ना quadriceps और extensor group of muscles को activate करता है सर. तो it is also a balance exercise and a fall prevention exercise. तो sit to stand हो गई second, पहली थी heel raise. Sit to stand में एक खास बात ये है कि लोग रिफ्लेक्सली सहारा ले लेते हैं.
यू नो चेयर, Right. आर्म्स ऑफ द चेयर. सो आई थिंक वो ध्यान रखना है, बिना उसके होता है. बिल्कुल. एक है सर मार्चिंग इन प्लेस. ये मार्चिंग इन प्लेस मैं बताता हूँ बहुत कॉमनली, जैसे हम बचपन में परेड करते थे, तो इसमें भी सर सेम ही चीज़ हो रही है. फ्लेक्सर्स, कोर्स आर गेटिंग एंगेज्ड एंड एट द सेम टाइम एक माइक्रो इम्पैक्ट पड़ रहा है हील पे. वेरी गुड, तो इट इज़ ऑल्सो कॉजिंग द सेम वेरी थिंग. गुड, वेरी गुड. और सर मतलब दिस कैन कंटिन्यू, बट वन मोर एक्सरसाइज आई वांट टू से, जो बैलेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी ऑर्थोपेडिक सर्जरीज के बाद भी बहुत इंपॉर्टेंट है गेट के लिए सर, विच इज़ हिप एबडक्टर्स. अच्छा, तो जब हम कोई नी रिप्लेसमेंट भी करते हैं, दिस इज़ वन एक्सरसाइज विच हेल्प्स पेशेंट टू अवॉइड द लिम्प. तो हिप एबडक्टर्स के लिए आप खड़े हो जाएं, सहारा ले सकते हैं पोल का या किसी पेड़ का, जैसे ये वाला है, इफ़ यू अलाउ. हाँ, आपने सहारा लिया, सीधे खड़े हुए एंड देन रेज ऑन द साइड. पूरा लेग रेज किया, 3 तक काउंट किया एंड देन डाउन. अगेन लेग रेज टू द साइड एंड देन डाउन. और फिर ये आप अपोजिट लेग पे भी ट्राई करें. एंड देन यू कैन डू दिस एक्सरसाइज इज वेल 2 times a day, as many reps as you can get. So hip abductor will probably not impact the bone density as much, but balance and gait training इन दोनों में हेल्प करेगी. इसमें बस एक और ऐड करूंगा, which I हाँ, think is sir. very useful, is one leg stand. सर आप भी बैलेंस के बताते लिए हैं अमेजिंग. हमेशा, हाँ, बहुत ही हाँ, इंपॉर्टेंट है. बिल्कुल ओल्डर सर. पीपल में स्पेशली वन लेग स्टैंड से जो बचपन में बड़ा इजी लगता है, हाँ. बाद में लगता है अरे इसके लिए भी कुछ ध्यान देना पड़ता है, तो ध्यान देना बिल्कुल. पड़ता है. तो वन लेग स्टैंड वेरी हाँ. हेल्पफुल. अब 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड तक रोक सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है. आई थिंक दीज थिंग्स रियली हेल्प. बिल्कुल तो सर. ये याद रखिएगा, जब आप एक्सरसाइज की बात, जैसे डॉक्टर नमन आपको समझा रहे हैं, बोन्स के लिए कर रहे हैं, तो सिर्फ बोन्स के लिए नहीं कर रहे हैं, फ्रैक्चर प्रिवेंशन के लिए कर रहे हैं. उसमें हड्डी की ताकत बढ़नी चाहिए. तो जो जब भी फोर्सेस हमारे बोन्स के थ्रू जाएंगे तो हड्डी की स्ट्रेंथ बढ़ेगी. बिल्कुल सर. साथ में मसल्स का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. और हमारा फॉल, जैसे आपने बताया, 90% पीपल ब्रेक अ बोन बिकॉज दे फॉल. Because they इफ fall. वी कैन कीप आवर मसल्स बेटर कोऑर्डिनेटेड, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, तो हमारा गिरने का चांस कम होता है. और हड्डी और मसल हमारी आपस में बात भी करते हैं, तो एक हाँ. तगड़ी होगी दूसरा भी तगड़ा होगा, एक बिल्कुल. कमजोर होगी दूसरा भी कमजोर होगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. एग्जैक्टली. और इनफैक्ट सर इस पे मैं आता हूँ स्क्रीनिंग वाले सेगमेंट पे. सर जब हम स्क्रीन करते हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे, बट अगर ऑस्टियोपोरोसिस नहीं भी आया आपके स्क्रीनिंग में एंड यू थिंक मुझे इन एक्सरसाइजेस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस नहीं है तो फॉल नहीं होगा, बट ये एक मिथ है. मोर फॉल्स हैपन इन ऑस्टियोपीनिया विच इज़ 1 grade लेस देन ऑस्टियोपोरोसिस देन ऑस्टियोपोरोसिस. सर तो आपका ये कमेंट. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अभी पूरा वर्ल्ड का ऑस्टियोपोरोसिस जो एक्सपर्ट ग्रुप्स हैं वो इसी पे फोकस कर रहे हैं, इस बात पे कि सिर्फ बोन डेंसिटी को उसके लिए एकदम गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं मान लें. बोन डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप मेजर करते हैं उसमें ऑस्टियोपोरोसिस डायग्नोसिस आता है या ऑस्टियोपीनिया आता है. ऑस्टियोपोरोसिस तो खैर है जो, लेकिन अधिकतर फ्रैक्चर, 50% से ज़्यादा फ्रैक्चर ऑस्टियोपीनिया वाले जोन में होते हैं. बिल्कुल से सिर्फ ऑस्टियोपीनिया है. इसके माने उनमें और रिस्क फैक्टर्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, जैसे मसल वीकनेस है या यू नो, एंड द sheer number sir, and the sheer numbers, because osteopenia is more prevalent. so but the important thing is that who in osteopenia should be concerned. एक तो everyone should preserve their bone health, हाँ. but खास तौर से जिनमें फैमिली हिस्ट्री फ्रैक्चर्स की हो, इनकी एज बढ़ रही हो, जिनकी कुछ सार्कोपीनिया, मसल वीकनेस की वो हो, जिनका कैल्शियम प्रोटीन इंटेक ठीक नहीं हो, वो ठीक करें. तो ये सारी चीज़ें सिर्फ कि मैंने बोन डेंसिटी कराई थी, बोन डेंसिटी ठीक है, डज नॉट नेसेसरली मीन. आपको अपने क्लिनिकल रिस्क फैक्टर अपने डॉक्टर से पूछने चाहिए. राइट. उसके सिंपल वो 5 या 6 क्वेश्चन हैं, 5-6 क्वेश्चन हैं. बिल्कुल. और वो अगर आपके उनको भी सही रखना उतना ही ज़रूरी है, जितना कि सिर्फ बोन डेंसिटी पे डिपेंड ना करें, अकेले बोन डेंसिटी पे डिपेंड ना करें. बिल्कुल. सर इसको बार बार मैं बोले जा रहा हूँ, साइलेंट एपिडेमिक है. तो सर प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्यों मिस हो रहा है इतना? हार्ट डिजीज़ तो साइलेंट एपिडेमिक नहीं है सर, कोलेस्ट्रॉल साइलेंट एपिडेमिक नहीं है, तो ये क्यों हमसे, सबसे, डॉक्टर से, पेशेंट से सबसे मिस हो रहा है? मेरे ख्याल से कोई साइलेंट माने कोई फिजिकल साइंस तो है नहीं, सिम्टम तो है नहीं, लेकिन कोई सिंपल ब्लड टेस्ट भी नहीं है जो बता दे आपको. जैसे शुगर में या कोलेस्ट्रॉल में एक ब्लड टेस्ट कीजिए, पता लग जाता है. इसमें आपको बोन डेंसिटी टेस्ट करना पड़ता है. बोन डेंसिटी टेस्ट माने जिसपे एक सिंपल सा एक्सरे है, टेक्स फ्यू मिनट्स ओनली. एक्सरे रेडिएशन एक्सपोजर इज़ वेरी लो, कोई ऐसा इसमें. वो उसको करने से एक्चुअली बोन की डेंसिटी मालूम पड़ती है, कितना कैल्शियम घनत्व क्या है बोन का,
कितना कैल्शियम हड्डी के अंदर है उसका आइडिया लग जाता है। डेक्सा स्कैन की बात कर डेक्सा रहे हैं। स्कैन की बात जी कर सर। रहे हैं, बोन डेंसिटी। हाँ। तो उसको अगर स्क्रीनिंग करें, आइडियली अगर 60 इयर्स पे सबको स्क्रीन करना चाहिए। अगर आप बहुत लिबरल हैं तो 65 तक जा सकते हैं फॉर मेन, बट आई Right. थिंक 60 पे स्क्रीन करना चाहिए, ख़ास तौर से क्योंकि इंडिया में डायबिटिक्स इतने हैं। डायबिटिक्स में जल्दी होता है ये ऑस्टियोपोरोसिस। राइट। तो ऑलमोस्ट 30-40% पीपल एक एज के बाद डायबिटिक होते हैं। हाँ, हाँ, तो हाँ। मेरे ख्याल से तो 60 तो एक कट ऑफ मान के चल ही सकते हैं। 60 पे बोन है। डेंसिटी ज़रूर करानी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग वो ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोपिनिया निकले फिर देन मीट अस तो वो फिर डॉक्टर, हम लोग हाँ। का काम है, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट बिल्कुल। का यही काम है कि प्रिवेंट द फर्स्ट फ्रैक्चर। एग्जैक्टली सर, हाँ। और आपका काम जनरली is prevent the Prevent the second second fracture. fracture. Right. So preventing first fracture is important, picking up those at high risk at that stage and implementing lifestyle measures जो बात करी हमने, बिल्कुल। डाइट का, एक्सरसाइज का, पर बहुत सी दवाइयाँ भी बहुत अच्छी हैं जिनसे कि फ्रैक्चर रिस्क आधे से भी कम हो जाता है। बिल्कुल तो सर। अगर आप उसके लिए कैंडिडेट हैं तो वो आपके डॉक्टर बताएंगे, तो आप ये बात करके Right. उनसे कर सकते हैं। सर डेक्सा की बात करी आपने, इसमें मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल, रिपीट डेक्सा कब होना चाहिए सर? किस अगर नॉर्मल आ गया 60 पे, अब क्या करना है? अगर नॉर्मल है तो 2 साल से पहले रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है। अगर बॉर्डर लाइन है या कोई दवाई चल रही है तो आप 1 साल 1.5 साल पे रिपीट कर सकते हैं। Right. अदरवाइज 2 इयर्स, और कभी कभी अगर बिल्कुल ही नॉर्मल है तो आप 3 साल पे भी कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है सर मेरा, बोन डेंसिटी के लिए एक तो हो गया डेक्सा स्कैन, एक सर कैल्केनियम डेंसिटी मेजर होती है अल्ट्रासाउंड से, जो ये स्क्रीनिंग कैंप्स में कैंप्स होती में है। होती है। उसका क्या है सर? कैल्केनियम मैंने आप हील डेंसिटी की बात कर रहे हैं बिल्कुल ना? सर। तो अल्ट्रासाउंड बेस्ड हील डेंसिटी मेजरमेंट वो उतने रिलायबल नहीं है। हम्म। उसमें फॉल्स अलार्म भी बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं Right. परेशान होकर, कोई ऐसी बात है नहीं। दैट वो टेक्निक इन प्रिंसिपल बड़ा इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल पर सर। उसका क्लिनिकल एप्लीकेशन, द वैलिडिटी ऑफ द टेक्निक वो एस्टैब्लिश नहीं हुई है। सर इतने स्क्रीनिंग कैंप्स तो उसी पे रिलाय कर रहे हैं, तो वो मतलब सही हैं, चलने चाहिए, या वी शुड स्टॉप देम और वी शुड प्रमोट देम? क्या ओपिनियन है सर? मैं कोई बहुत फेवर में नहीं हूँ अल्ट्रासाउंड बेस्ड स्क्रीनिंग की। राइट। और चैलेंज जो आप कह रहे हैं वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बोन डेंसिटी तो सबको, डेक्सा स्कैन सबका हो नहीं सकता। बिल्कुल। तो क्लिनिकल रिस्क फैक्टर इवैल्यूएशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। देयर आर सिंपल स्कोर्स अवेलेबल। अगर आप उस क्लिनिकल रिस्क फैक्टर से क्वालिफाई करते हैं तब आपको बोन डेंसिटी टेस्ट कराना चाहिए, अगर सबका नहीं हो पा रहा है तो। बिल्कुल। बहुत सारे पॉपुलेशंस जहाँ डेक्सा स्कैन इजीली अवेलेबल नहीं है वहाँ पे क्लिनिकल रिस्क स्कोरिंग का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है, एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो निकल रही है इसमें, जो रिसर्च एरिया में है लेकिन इंडिया जैसे देश के लिए जल्दी ही वो पिकअप करेगा, इज़ AI बेस्ड इंटरप्रिटेशन। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑफ चेस्ट एक्सरे और रेगुलर स्पाइन एक्सरे टू प्रिडिक्ट ऑस्टियोपोरोसिस Wow. and take it Wow. forward. There's Nice. very interesting data coming from India also. Oh, So I great, see sir. that as a future. Do a simple chest X-ray, and you can interpret. Maybe that is the future. Wow, A that would simple be hand great. X-ray हाँ, और हाँ, spine X-ray, simple plain X-ray. हाँ, उसको सॉफ्टवेयर में फीड करना होगा and then you get the can answer. it. So I think that is the future. अमेजिंग। सर आपने जैसे वर्ड बोला फर्स्ट फ्रैक्चर को आप प्रिवेंट करते हैं, बट ऑनेस्टली आपके पास पेशेंट यूजुअली किस स्टेज में आता है, या आप कोई और बीमारी के लिए आता है तब पकड़ते हैं, या क्या रहता है सर आपके पास ये प्रोफाइल? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी भी इंडिया में ये कल्चरली अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है, सोशली कल्चरली, कि लोग सिर्फ बोन हेल्थ के लिए आएँ। बिल्कुल। तो जनरली हम लोग के पास ये पेशेंट्स डायबिटीज़ के लिए आते हैं, क्रॉनिक डिजीज़ के लिए आते हैं, कई बार मेनोपॉजल सिम्टम्स के लिए आते हैं, कई बार नॉन स्पेसिफिक एक्स एंड पेन्स के लिए, किसी ने कहा विटामिन डी की कमी है, इसके लिए आते हैं। तो हमारे पास पेशेंट अभी आज की तारीख में सिर्फ ये नहीं आ रहे कि मैं अब 60 साल का हूँ, मुझे अपनी हड्डियों के लिए कुछ करना है, बताइए क्या करना है। ऐसे बहुत कम है। बिल्कुल। हम लोग जिसे बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग, हाँ। भी जो पेशेंट आता है राइट, उस उसकी एज ग्रुप में और हाँ, रिस्क फैक्टर है उसको हम स्क्रीन करते डेक्सा एडवाइस कर देते हैं। सो नमन, हमने ये बात करी कैसे स्क्रीन करेंगे और कैसे प्रिवेंट करेंगे। इट्स अ बिग चैलेंज इन इंडिया, एब्सोल्युटली। बट अ लोअर हैंगिंग फ्रूट जिसको हम बोलते हैं, जिसमें हम जल्दी इंटरवीन कर सकते हैं एज डॉक्टर्स, इज व्हाट यू गाइस डू। एब्सोल्युटली। आपके पास हिप फ्रैक्चर के पेशेंट आते हैं, बिल्कुल। जिनको ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर हुआ, फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर हुआ, तब आपकी क्या सलाह है, क्या करना चाहिए? फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर एक बार हो गया सर, उसके बाद हमें स्क्रीनिंग की ज़रूरत नहीं है, कोई डायग्नोस्टिक मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है, देन इट इज़ बाय डेफिनेशन एन ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर, बिकॉज ये या तो स्टैंडिंग हाइट से हुआ है या बहुत ही लो वेलोसिटी ट्रॉमा से हुआ है, जिससे एक
नॉर्मल हड्डी नहीं टूटनी चाहिए थी। तो इसका एग्जांपल मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। हाँ, second। सर। जैसे किसी को हार्ट अटैक हो गया, हाँ, फिर हार्ट डिजीज थोड़ी प्रूव करनी है। सही बात है सर, एग्जैक्टली। मतलब अगर हाँ। है प्रॉब्लम तो है ना। सही में, और क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं है। फ्रैक्चर इज द डायग्नोसिस। एग्जैक्टली सर, डायग्नोसिस हो गई। अब इसको तो ट्रीट करना ही है, जिस पे मैं आऊंगा, बट आपका क्वेश्चन था नेक्स्ट क्या करना है। तो मोर इम्पोर्टेंटली अब हमें सेकंड फ्रैक्चर बचाना है। इफ सेकंड फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर हैपेंस, देन इट इज अ फेलियर ऑफ एन ऑर्थोपेडिक सर्जन। पेशेंट की गलती नहीं मानी जाएगी फिर उसी पॉइंट पे हमें इंटरवीन करना है। नॉट जस्ट ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस बट प्रिवेंशन ऑफ फॉल्स। ये दो चीज़ों पे हमारा फोकस रहता है, मेडिकल मैनेजमेंट, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन एंड प्रिवेंशन ऑफ फॉल्स, विच इज़ अ कंप्लीट प्रोग्राम। और इसके लिए नमन कुछ लोग एक बोलते हैं FLS, एक फ्रैक्चर Liaison services, बिल्कुल सर। विच ऑल दैट मीन्स इज दैट जो भी फ्रैक्चर ट्रीटमेंट करवा के जा रहा है उसको पूरी सलाह मिलनी चाहिए डाइट के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में, और क्योंकि दवाइयाँ इतनी अच्छी हैं, जिसका फ्रैक्चर हुआ उसको दवा चलनी ही है। बिल्कुल सर। तो वो ऑर्थोपेडिक सर्जन हिमसेल्फ या उनकी टीम में कोई हो या फिजिशियंस हो, जो भी, somebody has to take charge of that। एग्जैक्टली। जैसे अगर अगेन मैं एग्जांपल दूंगा, आपके परिवार में किसी को हार्ट अटैक हो जाए और उसका ट्रीटमेंट हो गया, सब बच गया, अच्छा हो गया, एंजियोप्लास्टी भी हो गई, उसके बाद अगर आप एस्पिरिन या कोलेस्ट्रॉल की दवाई नहीं लेंगे तो आपका और अब ट्रीटमेंट अल्कोहल स्मोकिंग नहीं छोड़ेंगे। तो इसी जिस तरह से हार्ट अटैक के बाद ये कोलेस्ट्रॉल की दवाई और एस्पिरिन एकदम मैंडेटरी है, सभी के लिए ज़रूरी है, इसी तरह से हिप फ्रैक्चर जैसे आप डील करते हैं, उसके बाद दवाइयाँ उसको बचाने के लिए ज़रूरी है। इनफैक्ट सर, हिप फ्रैक्चर के लिए आजकल टर्म यूज हो रही है, हिप अटैक, हाँ, विच इज सिमिलर टू हार्ट अटैक, जैसा सर बोल रहे हैं, ब्रेन अटैक। बिकॉज हिप अटैक के बाद भी जो मोर्टेलिटी है, जो डेथ रेट है, वो बहुत हाई है। सो एनीवेज, इट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक, बट एक फ्रैक्चर हो गया तो दूसरा फ्रैक्चर प्रिवेंट करने के लिए मल्टीपल डिपार्टमेंट्स शुड गेट इन्वॉल्व। एंडोक्रिनोलॉजिस्ट की सर्विसेज लेनी चाहिए, ऑर्थोपेडिशियन हिमसेल्फ शुड टेक चार्ज कि भाई एक फ्रैक्चर हो गया एंड नाउ द सेकंड फ्रैक्चर शुड नॉट हैपन। सर, हमने ऑस्टियोपोरोसिस में मेन बातें कर ली हैं, मुझे लग रहा है। हमने कैल्शियम कर लिया, हमने न्यूट्रिशन कर लिया प्रोटीन के साथ, एक्सरसाइज की बातें कर ली, कुछ हमने ट्रीटमेंट की और स्क्रीनिंग की बातें कर ली, बट एक चीज़ की बात रह गई जो इस एनवायरनमेंट में बहुत रेलेवेंट है। exactly। की बात कर रहे हैं। हाँ, धूप की बात कर रहे हैं। तो देखिए, जो हमारी हड्डियों में कैल्शियम पहुंचता है, जैसे हमने कैल्शियम लिया, दूध लिया, वो हमारे पेट में, हमारी आंतों में ही रह जाएगा। हमारी ब्लड में और हड्डी में पहुंचने के लिए उसको विटामिन डी की ज़रूरत होती है। तो विटामिन डी इज़ अ वेरी क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ द होल बोन हेल्थ साइकिल। और इंडिया में विटामिन डी कम है। अभी आप पूछ सकते हैं क्यों कम है सर? ये तो धूप इतनी अच्छी है। तो 2-3 कारण है। हम लोग जब बाहर जाते हैं धूप में तो हम लोग कवर करते हैं कल्चरली अपने आप को। बिल्कुल। बट एक जो बहुत बड़ा कारण है वो है प्रदूषण, पोल्यूशन। जब पोल्यूशन ज़्यादा होता है एयर में तो जो सूरज की यूवी रेज हमारे स्किन पे आती हैं वो पूरी पहुंच नहीं पाती, वो ऐसे स्कैटर हो जाती हैं। तो हमारे स्किन में फिर विटामिन डी नहीं बन पाता। इसलिए जो लोग धूप में जाते भी हैं इंडिया में, खास तौर से विंटर मंथ्स में ही लोग धूप में जाते हैं, गर्मी में तो कोई जाएगा नहीं, तो उस समय डेफिनेटली उनका विटामिन डी जिस तरह बनना चाहिए नहीं बन पाता और उनको पूरा लाभ नहीं हो पाता जो कैल्शियम ले रहे हैं उसका भी। तो विटामिन डी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंपोनेंट है बोन हेल्थ। एक इंटरप्ट करूंगा सर, एक ये चीज़ बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं, मैं तो सुबह 6 बजे से ही धूप में बैठ जाता हूँ। ये एक बहुत ही बड़ी मिथ है सर, बस्ट करें। तो सुबह की धूप बहुत अच्छी है, आप एंजॉय करें उसको, बहुत चीज़ों के लिए अच्छी हवा है, अच्छी सांस लीजिए, सब कुछ कीजिए। लेकिन अगर विटामिन डी बनाना है तो ये इंडिया में हुए शोध ने दिखाया है, रिसर्च ने, कि 11 से मे बी 3 बजे तक, 2-3 बजे तक मैक्सिमम बनता है दिन में। धूप के टाइम 12 बजे 1 बजे उस टाइम पे स्किन में विटामिन डी ज़्यादा बनता है। तो वो सच्चाई ये है कि हम लोग जैसे डॉक्टर जो हैं, हाँ सर, या ऑफिस जॉब में कोई है, वो संडे के अलावा कैसे इस टाइम पे जा सकता है? समर में तो कोई जा ही नहीं सकता, बिल्कुल। और विंटर में भी आप यू विल नॉट बी एबल टू लीव योर वर्क। तो ये एक चैलेंज है बहुत बड़ा। द मैक्सिमम विटामिन डी प्रोडक्शन इज अराउंड नून टाइम, राइट, बिटवीन 11 to 2। और 1-2 मिथ और मैं बस्ट करना चाहूँगा इसके साथ। पहली चीज़, ग्लास के थ्रू जो सनलाइट आ रही है सर, जो इनडायरेक्ट सनलाइट है,
उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उससे कोई विटामिन डी नहीं बनेगा। दूसरी चीज़, इसके लिए आपको पूरा ऐसे टॉपलेस होके नहीं धूप में बैठने की ज़रूरत है। 10 मिनट्स फेस और 4 आर्म्स, थोड़े आर्म्स एक्सपोज्ड हैं तो इनफ है। थैंक यू सो मच सर, आप आए और आपने इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस किया मेरे साथ। एंड सर, आर यू सेटिस्फाइड विद द डिस्कशन? आर यू सेटिस्फाइड विद द करंट सिनेरियो? व्हाट इज योर ओपिनियन सर? So I think that we need to understand that osteoporosis is a major problem for India, जो कि बढ़ती जा रही है। उसके प्रिवेंशन ऑफ फ्रैक्चर हमारा एक गोल होना बहुत ज़रूरी है, एक नेशनल प्रायोरिटी होना बहुत ज़रूरी है। Absolutely. क्योंकि फ्रैक्चर्स के आउटकम बहुत अच्छे नहीं होते, तो इसलिए प्रिवेंशन ऑफ फर्स्ट फ्रैक्चर, प्रिवेंशन ऑफ सेकेंड फ्रैक्चर, मेंटेनेंस ऑफ बोन हेल्थ। आई एम रियली हैप्पी कि आपने ये अरेंज किया। you, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स और एंडोक्राइन फिजिशियंस की बात होना बहुत ज़रूरी है इसमें। और अगर ऑर्थोपेडिक सर्जन्स और भी ये कोशिश करें तो हम लोग इस एपिडेमिक को अच्छे से टैकल कर सकते हैं। Right. जिस तरह आप कर रहे हैं, जैसे फॉल प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज, रिहैब आफ्टर सर्जरी, Right. prevention of second fracture, that should be the motto for Absolutely. orthopedic surgeons, and it requires good collaboration with specialists from other fields. Bilkul. And I'm really happy that you're doing this. Thank you Very sir. nice. Thank you so much sir.